प्यारे बच्चों, पॉलिनॉमियल के फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम किसी पॉलिनॉमियल में यूज होने वाले जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए एक हम जनरल पॉलिनॉमियल लेते हैं और उसमें जो विभिन्न टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे हम कहें कि हम एक पॉलिनॉमियल ले लें तो आप देख रहे हैं हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है। तो निश्चित तौर पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यह पॉलिनॉमियल ही है। पॉलिनॉमियल क्यों है? क्योंकि इसमें जो विद्यमान यक्ष हैं इनके ऊपर लगी हुई जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वह होल नंबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल होने के बाद किसी पॉलिनॉमियल को जब हम डिफाइन करेंगे तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक वेरिएबल है, वह वेरिएबल क्या है? इसका यक्ष है। यहाँ पे जो चर राशि है वह क्या है? यक्ष। यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं इन्हें कहा जाता है टर्म्स या पद। अर्थात इसमें कितने पद विद्यमान हैं? एक पद, दो पद, तीन पद और चार। पदों की संख्या इसमें कितनी है? 4। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि ये संख्याएं क्या हैं? इन्हें कहा जाता है कोएफिशिएंट। गुणांक। कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4। x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। अर्थात जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट घातों वाले चर राशियों के साथ गुणक के रूप में जो टर्म्स लिखे गए हैं उन्हीं को हम कोएफिशिएंट या गुणांक की संख्या देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, 4, 3, 4, ये सारे के सारे क्या हैं? गुणांक। इसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? नियम पर यहाँ पे भी आप देखें 4 को, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 into x to the power 0। 4 को हम लिख सकते हैं 4 into x to the power 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x to the power 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर ये x to the power 0 की वैल्यू 1 है तो 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो वास्तव में यहाँ पे भी वेरिएबल है और वेरिएबल राशियों से जो अंकों का गुणा किया गया रहता है उन्हीं को हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक करते हैं। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल है, ये अलग बात है, इसकी जो पावर है यानी इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वह 0 है, किंतु यह वेरिएबल है तो निश्चित तौर पर इसका जो गुणांक होगा वो कोएफिशिएंट की श्रेणी में आएगा।
किंतु चूंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से हम इस वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म कर देते हैं। अब हम एक नया टर्म सीखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या इसी को कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करते समय हमें इस पॉलिनोमियल में विद्यमान जो वेरिएबल हैं उसके ऊपर लगे एक्सपोनेंट की तुलना करनी होती है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनमें जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल होगा उसके एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात होगी। जैसे हम कहें कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल contained in polynomial is called the degree of polynomial। अर्थात बहुपद में विद्यमान सबसे बड़ी घात वाले चर की जो घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है। तो इनमें जो सबसे बड़ी होगी उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 3 यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इसी प्रकार हम और देख सकते हैं 2y to the power 7 plus kx 2y to the power 7 plus 3। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी तो आप देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है y के ऊपर तो सबसे बड़ी घात है वो 7 है, तो निश्चित तौर पे इसकी जो डिग्री होगी वह 7 हो जाएगी। यदि आपसे कहा जाए x to the power 2/3 plus x4 की डिग्री बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। निश्चित तौर पे दिख रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और आपसे डिग्री पूछा है तो आपको होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री पूछा तो लाइए सबसे बड़ा जो उसी को बता दें। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2/3 लगा हुआ है और 2/3 होल नंबर नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको अगर कहीं पूछा जाए तो यह ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल हो तब जाकर के आप जो वेरिएबल हो उस पॉलिनोमियल का उसके ऊपर विद्यमान जो सबसे बड़ा घातांक हो उसी को हम उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा दिया गया है वह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यदि यह पॉलिनोमियल हो तब जाकर के हम उसमें विद्यमान
जो वेरिएबल टर्म्स हैं, उन वेरिएबल पर विद्यमान जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम उसकी डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट उदाहरण से मैंने घातों के बारे में बताया कि आप ऐसे घात निकालेंगे। और जो अभी हमने टर्म्स यूज किए, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आप जब फर्दर डिस्कशन हम करेंगे पॉलिनोमियल का, तो उसमें इनका यूज होना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको बता दिया। यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के प्रकार कितने होते हैं। तो इसे डिफाइन करने के कई आधार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तथा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसको देखते हैं और फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर हम इसे डिफाइन करें। तो बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात कोई पॉलिनोमियल है उसमें कितने टर्म्स हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम पॉलिनोमियल को कई प्रकारों में विभाजित करते हैं। विभाजन का जो आधार है आप समझ लेंगे तो आप सीधे देख करके बता देंगे किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे हम कहें कि यदि हमारे पॉलिनोमियल में केवल एक पद हो, जैसे हम कहें 2x, 4x स्क्वायर, 3y, 9k टू द पावर 7। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, दूसरी पॉलिनोमियल है, तीसरी पॉलिनोमियल है, चौथी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जितनी पॉलिनोमियल दी गई हैं उसमें कितने टर्म्स हैं? एक एक टर्म। जैसे पूरा का पूरा अगर हम लिखें, अभी हमने बताया था कि यदि हम इसे कहें तो इसमें 3 टर्म हैं, 1, 2, 3। और यदि हम यहाँ पे केवल इसी को लिख दें, इसमें टर्म की संख्या कितनी हो गई? केवल एक टर्म है। तो वही चीज इसी टाइप की पॉलिनोमियल्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। इन्हें कहा जाता है मोनोनोमियल। ये कहलाती है मोनोनोमियल। अगर हम यहाँ पे कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 4, 3x की पावर 9 प्लस 4x क्यूब, 7 या 9 y स्क्वायर प्लस 3। तो जितनी भी यहाँ पे हमने अब पॉलिनोमियल लिखी है इसमें दो दो टर्म है, दो दो पद हैं। तो इसे कहा जाता है बाइनोमियल।
इसे हम बाइनॉमियल कहेंगे। तो जब एक पद होता है तब हम इसे मोनोमियल कहेंगे, जब इसमें दो पद होंगे तो हम इसे बाइनॉमियल कहेंगे, और जब इसमें तीन पद आ जाएं 3x² + 4x + 4 9y³ + 9x 9y + 3। इसमें देख रहे हैं टर्म की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसे मोनोमियल एक पदी बहुपद, बाइनॉमियल दो पदी बहुपद, और इसे हम त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी या ट्राइनॉमियल कहते हैं। ट्राइनॉमियल है। अब उसी संख्या को आप बढ़ा देते, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हम कहें यही संख्या n हो जाए, अर्थात इसमें जो पदों की संख्या है a⁴n प्लस a1 x⁴n - 1 and so on a⁴n, इस टाइप से मिलेगा। तो इसमें चूंकि बहुत से पद हैं, जब बहुत से पद हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपदीय। तो अगर बहुपदीय कहेंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनॉमियल। तो इसे हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल। तो पदों की संख्या के आधार पर सामान्यतः हम मोनोमियल, बाइनॉमियल तथा ट्राइनॉमियल पर जाते हैं। इसके बाद की जो संख्या आती है हम उसको टेट्रानॉमियल कहेंगे, पेंटानॉमियल नहीं करते। सामान्यतः हम उसको पॉलिनॉमियल करके काम चला लेते हैं। लेकिन अगर कहीं टेट्रानॉमियल लिखा हुआ है या पेंटानॉमियल लिखा हुआ है तो इसके मतलब उसमें 4 पद हैं, पेंटानॉमियल है तो उसमें 5 पद हैं, हेक्सानॉमियल है तो उसमें 6 पद हैं। इस ढंग से आप इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर हम इसी के बगल में कुछ इस टाइप के कैरेक्टराइज्ड एक्सप्रेशंस को लिखें, जैसे हम 2 लिख दें, 3 लिख दें, 9 लिख दें या √3 लिख दें, क्या ये पॉलिनॉमियल नहीं है? तो निश्चित तौर पर ये भी पॉलिनॉमियल है। और इनमें भी कितने पद हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं इस 2 को लिख सकते हैं 2 × x⁴0, 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁴0, 9 को लिख सकते हैं 9 × x⁴0, √3 × x⁴0। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये जो पद लिखे गए हैं ये भी पॉलिनॉमियल की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद है भी, तो इन्हें हम इसके साथ तो नहीं रखते, वास्तव में हमें इन्हें इसके साथ रखना चाहिए, किंतु यहाँ पे इनकी एक स्पेसिफिक विशेषता है कि इनमें x की जो पावर है वो सब में 0 0 है। और यहाँ पे आप देख रहे थे कहीं x की पावर कुछ बढ़ गई, कहीं पे दूसरी हो गई, कहीं पे तीसरी है। तो यहाँ पे पावर चेंज हो सकते थे, तो यहाँ पे मोनोमियल लिखा गया है, जिनमें x की पावर 0 ही अगर विद्यमान हो तो इसको एक स्पेशल कैटेगरी में हम रखते हैं, जिसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल या अचर बहुपद। या नियत बहुपद, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल
कहीं पे भी अगर कोई संख्या लिखी गई है तो लिख दिया जाएगा, पूछा जाए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ले दें √3 और आपसे पूछे क्या है पॉलिनोमियल है, तो निश्चित तौर पे है। ये किस कैटेगरी में जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि √3 को हम लिख सकते हैं √3 × x⁴0 और x⁴0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है तो x⁴0 यानी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट के साथ में √3 लग करके जो पॉलिनोमियल डेरिवेट कर रहा है तो हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में डालते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि क्या 0 भी पॉलिनोमियल है, तो निश्चित तौर पे एक पर अगर हम ले लें 0, तो 0 किस कैटेगरी में आएगा, हम 0 को क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कांस्टेंट को हम 0 पॉलिनोमियल नहीं लेते हैं, इसको एक अलग नाम ही देते हैं जिसे कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल। इसे एक दूसरा नाम देते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्यों ऐसा किया है हमने, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो 0 पॉलिनोमियल होगा तो 0 पॉलिनोमियल है, 0 के साथ यदि हम किसी को भी गुणा करें तो जब हम यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे थे, 2 को लिखा था हमने 2⁴x⁴0, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया था इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू थी। किंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी। तो इस 0 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस 0 को इस रूप में लिख सकते हैं, इस 0 को इस रूप में लिख सकते हैं, और इस 0 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या तो 0 पॉलिनोमियल है यहाँ पे, इसे कांस्टेंट क्यों नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा रहा होता, केवल ऐसे लिखा जाता 0 को, तब से एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में आ जाता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे x तो वेरिएबल है, x वैरी कर रहा है, लेकिन फिर भी इस कोएफिशिएंट के कारण वैल्यू 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, x वेरिएबल है, किंतु जो कोएफिशिएंट है वह 0 है, इसलिए 0 की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है 0 आ जा रहा है। तो चूंकि यह एक स्पेशल वैरायटी है कि जिसमें x के ऊपर कोई भी पावर हो, सारी की सारी पावर की वैल्यूज आएंगे तो कितनी दे रहा है, 0 आ जा रहा है। इसलिए हम ऐसे पॉलिनोमियल को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसे कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल में केवल एक मात्र पॉलिनोमियल है, वह है 0। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे कहें कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगी, अब असमंजस की स्थिति बन जाती है कि 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल 0 को हम इस रूप में लिख रहे हैं, जब इस रूप में लिख रहे हैं तो x के ऊपर सबसे बड़ी घात 0 है, तो इसे 0 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जब इसी को इस रूप में लिखेंगे तो x के ऊपर पावर 1 है, तो निश्चित तौर पे इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए।
इसी जीरो पॉलिनोमियल को अगर आप इस रूप में लिखें तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। इस केस में x टू द पावर n है तो इसकी डिग्री n होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री वेरिएबल है, चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, तो यह कहा जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो कहते हैं अनडिफाइंड, हम जरूर लिख देते हैं इनफाइनाइट, लेकिन उसे अनडिफाइंड कहा जाता है। सेम यही चीज यहाँ पे है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जीरो को हम इस रूप में कई रूपों में लिख सकते हैं, और जिस रूप में हम लिख रहे हैं वो निश्चित तौर पे क्या है, अलग अलग रूपों में उसकी जो डिग्री आएगी वो अलग अलग आ रही है, जो कि संभव नहीं है। इस वजह से इसे हम अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। यहीं पे हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे हमने कहा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसकी अगर हम डिग्री डिफाइन करेंगे 2 into x to the power 0 लिख सकते हैं। अब x के ऊपर जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 0। तो यही क्या हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम 5 करें तो 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 into x to the power 0। तो सबसे बड़ी जो घात है वो 0 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी डिग्री, 0 आ जाएगी। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री आ रही है सभी की डिग्री कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, उन सब को हम यहाँ के कांस्टेंट के रूप में लिख दें तो x टू द पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए, k का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। यदि k का मान कोई भी नेचुरल नंबर हो तो उस दशा में जो x के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा वो 0 होगा, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, टर्म्स की संख्या के आधार पर पॉलिनोमियल को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ पे हम लिखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसे हम क्लासिफाई करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। यहाँ पे जो पद होगी हमारे, अगर हम इसको बढ़ा दें
इससे ज़्यादा अगर लिखा जाता सामान्यतः लिख दिया जाता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इस टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि अगर 4 पावर है, उसकी जो डिग्री है 4 है, तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9, इस ढंग से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो शुरू के टर्म्स हैं उनके लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तथा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी यूज करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 3 हो। इन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखें। इसका एक उदाहरण है, जैसे हम कहें 2x + 3, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसकी जो डिग्री है वह कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसे हम जनरल रूप में कैसे लिखेंगे? जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? ax + b, where a and b are constant and a is not equal to 0. ax + b, यह जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा कब? जब a तथा b कांस्टेंट हो तथा a 0 के बराबर ना हो। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर a को हम 0 कर देंगे तो यह वाला पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर आपको क्या बचेगा? b बचेगा, जो कि एक कांस्टेंट पद है। और मैंने बताया था कि जब केवल कांस्टेंट पद आए, कोई नियत मान आए, 1 2 3 4 5 इस टाइप के मान आए, तो निश्चित तौर पे वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में पहुंच जाता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर होने के लिए x के ऊपर जो 1 घात होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वे पॉलिनोमियल जिनकी घातें 2 हो, 2 हो। जैसे हम कहें 3x² + 4x + 3, या इसी में हम कहें 7x²। अब देखें यहाँ पे क्या है। इस केस में आप देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, वह 2 है। तो निश्चित तौर पर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और जब डिग्री 2 हो गई तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। इसे हम कहेंगे एक घातीय, इसे हम कहेंगे, या इसी को रेखीय भी कहा जाता है, रेखीय बहुपद। इसे कहा जाता है द्विघातीय बहुपद, और इसे त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, इसमें भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। निश्चित तौर पे दोनों क्या होंगे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? इसका जनरल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे
ax square plus bx plus c, where a, b and c are constant, नियतांक हैं, a, b और c नियत राशियां हैं। किंतु इसमें एक खास बात होनी चाहिए कि a must not be equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि अगर यह a 0 हो गया तो आप देख रहे हैं जब a 0 हो जाएगा फिर bx plus c हो जाएगा, तब x की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जब x की घात 1 होगी तो निश्चित तौर पर यह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉइंट के लिए x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो वह नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है नॉन जीरो, जबकि अन्य पद सब खत्म है, जीरो है, यह पद जीरो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप क्यूबिक देखेंगे तो क्यूबिक के लिए हम 4x³ प्लस 2x प्लस 7। इसमें आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा पद है घातांक के रूप में वह है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कोई पॉलिनॉमियल उसकी घात 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल की श्रेणी में रखते हैं, या त्रिघातीय पॉलिनॉमियल की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन जिसका हम लिखेंगे यह हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a, b, c and d और कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, सब इन सब कांस्टेंट में a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a कांस्टेंट तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, और इसके अलावा b, c, d ये सब 0 हो सकते हैं, कोई बात नहीं, a को 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यदि हम एक जनरल पॉलिनॉमियल n डिग्री का पॉलिनॉमियल लिखना चाहें तो हमारा एक्सप्रेशन होगा ax⁴n प्लस a'(n−1) प्लस, इस तरह से आप जाएंगे और लास्ट पर जो आएगा a⁴n'। जो लास्ट पद होगा यहाँ होगा, आप देख रहे हैं यह जो जनरल पद बना आपका, इस जनरल पद में x के ऊपर जो घात है वो n है, सबसे बड़ी घात n ही है, तो निश्चित तौर पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री n हो जाएगी। अब अगर इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री n है तो इसे हम कहेंगे कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n। इनके अलावा हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तथा जीरो पॉलिनॉमियल का डिस्कशन पहले ही कर लिया था। तो यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को डिस्कस कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैं वो इसमें श्रेणी में आएंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री आपको देख पता था कि 0 होती, और जीरो पॉलिनॉमियल भी है, जीरो पॉलिनॉमियल है जिसको हमने डिफाइन किया था अभी कि जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, ये अनडिफाइंड डिग्री। तो आपसे कुछ एक्सप्रेशन दे के पूछे जा सकते हैं कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, या इस पॉलिनॉमियल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, या जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस आज हम अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आज यहीं तक, थैंक यू।